अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। दोस्तों, अगर आप पहली दफा मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई हॉरर स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो सुनने के बाद आप रात को अकेले सोने से डर जाएंगे। ये कहानी है कराची के एक बहुत मशहूर जगह की जिसका नाम है हाशिम फार्म हाउस। ये फार्म हाउस इतना पुरसरार है कि आज तक लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो उस जगह का नाम सुनते हैं। तो चलो अपने हेडफोन्स पहनो और तैयार हो जाओ क्योंकि आज की कहानी बहुत ही डरावनी है। कराची से कुछ फासले पर एक पुराना और वीरान फार्म हाउस है जिसे लोग हाशिम फार्म हाउस के नाम से जानते हैं। ये फार्म हाउस इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर सालों की धूल जमी हुई थी। लोग कहते थे कि ये जगह किसी आवारा रूह का ठिकाना है। रात के अंधेरों में वहां से चीखें सुनाई देती थी और लोगों ने एक सफेद लिबास में औरत को भी देखा था। इस फार्म हाउस के बारे में इतनी डरावनी कहानियां मशहूर थीं कि कोई भी इंसान वहां रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन कराची के एक अमीर बिजनेसमैन ने यह फार्म हाउस खरीद लिया। उनका नाम था तौकीर साहब और ये कहानी है उनके बेटे फहद की, जो मेरे कजन अली का बहुत अच्छा दोस्त है। तौकीर साहब को जब लोगों ने बताया कि यह फार्म हाउस भूतों का घर है तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि ये सब कहानियां झूठ हैं, लोग बेकार की बातें बना लेते हैं। मैंने ये फार्म हाउस बिजनेस के लिए खरीदा है और मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा। एक दिन फहद ने अपने दोस्तों अली और बिलाल को फोन किया और कहा, यार सुन, मेरे बाबा ने एक नया फार्म हाउस खरीदा है। वो हाशिम फार्म हाउस है। लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। मैं कहता हूँ क्यों ना हम तीनों वहाँ जाकर एक रात गुजारें और देखें कि सच में कुछ है भी या नहीं। अली और बिलाल हंस पड़े। अली ने कहा, फहद भाई, कौन से जमाने में रहते हो? आजकल कोई भूतों पर यकीन करता है? हाँ चलो चलते हैं, एडवेंचर हो जाएगा। बिलाल भी मान गया और कहने लगा, हाँ यार, मजे की बात है, चलो देखते हैं कि आखिर लोगों को इतना डर क्यों लगता है उस जगह से। फहद ने अपने बाबा से चाबी ले ली और तीनों दोस्तों ने प्लान बना लिया कि वो उस रात हाशिम फार्म हाउस में रात गुजारेंगे। जब अली ने घर में बताया कि वो फहद के साथ फार्म हाउस देखने जा रहा है तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटा रात को वहां मत रुकना, हालात ठीक नहीं है, देखकर सीधा घर आ जाना। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं आ जाऊंगा, बस थोड़ा लेट हो सकता है। मगरिब की नमाज के बाद तीनों दोस्त फहद की गाड़ी में बैठकर हाशिम फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फार्म हाउस इतना दूर होगा। वो सोच रहे थे कि आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन मुसलसल 2 घंटे सफर करना पड़ा। जब वो वहां पहुंचे तो रात का अंधेरा छा चुका था। एक बड़ा सा गेट उनका इंतजार कर रहा था जिस पर ताला लगा हुआ था। फहद ने जल्दी से गाड़ी से उतरकर ताला खोला और तीनों अंदर चले गए। जब वो गाड़ी से उतरे तो चारों तरफ खामोशी थी। पेड़ों की परछाइयां बहुत डरावनी लग रही थी। एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनजानी मौजूदगी उनके आसपास हो। फहद ने फार्म हाउस का मेन दरवाजा खोला। अंदर के सारे कमरे बंद थे। उन्होंने एक कमरा खोला और अंदर चले गए। वहां एक पुराना बिस्तर रखा हुआ था। अली ने कहा, यार ये तो बहुत बड़ा और खूबसूरत फार्म हाउस है, यहाँ किसी रूह का घर कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है लोगों ने बेकार की अफवाहें फैला रखी हैं। बिलाल भी हाँ में सर हिलाने लगा। फहद ने कहा, चलो जो भी है, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो बातें करते हैं। तीनों दोस्तों ने गॉसिपें शुरू कर दी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल और भी डरावना होता गया। अचानक उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। तीनों चुप हो गए और ध्यान से सुनने लगे। उन्हें लगा जैसे दूर से कोई औरत रो रही है। रोने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें वहम हो रहा है, लेकिन वो आवाजें अब और तेज हो रही थीं और करीब आती जा रही थीं। फिर वो रुक गईं। उन्हें अपनी सांसों की आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। तभी उन्हें लगा जैसे फार्म हाउस के अंदर कोई भाग रहा है। भागने की आवाजें आ रही थीं। तीनों दोस्त बहुत डर गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बिलाल ने कहा, यार ये कौन है? हम तीनों के अलावा यहाँ और कौन है? क्या ये सब कहानियां सच हैं? अली ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम तीनों साथ हैं। मुझे टॉर्च जलाने दो, देखता हूं क्या है। अली ने टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की हालत देखी तो उसका टेम्परेचर गिर गया। कमरे के अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा। बदन में चुभने वाली ठंड महसूस होने लगी। फहद ने कहा, यार मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, क्या सिर्फ मुझे ही लग रही है या तुम लोगों को भी? अली और बिलाल ने कहा, हाँ यार, हमें भी लग रही है। यहाँ तो एसी भी नहीं है, फिर इतनी ठंड क्यों है? चलो बाहर चलते हैं। लेकिन जब वो बाहर जाने लगे तो उनके बदन ने साथ नहीं दिया। एक अजीब सा बोझ उनके जिस्म पर आ गया। वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो सोच ही रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है कि अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे तक चल कर आया हो। फहद, जो अभी तक बहुत ब्रेव बन रहा था, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अचानक जोर से दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। तीनों की चीखें निकल गईं।
उन्हें लगा जैसे कोई उनके पास से गुजर गया हो। सारी चीजें हिलने लगीं। फिर एक डरावनी आवाज कमरे में गूंजी। उन्हें एहसास हुआ कि कोई मखलूक, कोई नजर ना आने वाली ताकत वहां मौजूद है जो अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही है। तीनों वहीं बैठे बैठे अल्लाहू अकबर कहने लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो ठंड कम हो गई और कमरे का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हुआ। तीनों दोस्तों के दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि लगता था कि अब गिर जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे। लेकिन तीनों ने अब भी हिम्मत से रात बिताने की कोशिश की। जब उनका डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो वो अपनी जान बचाने के लिए फार्म हाउस से भाग निकले। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखे और सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर कराची की तरफ भागने लगे। जब वो सुबह घर पहुंचे तो तीनों की हालत खराब थी और सबको बुखार आ गया था। अगले दिन जब फहद के बाबा को ये सब पता चला तो वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अली और बिलाल से भी पूछा कि आखिर क्या हुआ था वहां। अली और बिलाल ने जो कुछ भी देखा था सब कुछ सच सच बता दिया। फहद झूठ नहीं बोल रहा था। फहद के बाबा ने सर पकड़कर बैठ गए। ये कैसे मुमकिन है? मैंने इतने महंगे दाम में ये फार्म हाउस खरीदा है। मैं वहां अपना बिजनेस खोलना चाहता था, कंस्ट्रक्शन करवानी थी, लेकिन लगता है मेरी सारी इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगी। तभी फहद की अम्मी बोली, देखो जी, आप वहां किसी आमिल साहब को साथ ले जाओ। शायद बच्चों ने कुछ सुनकर अपने दिमाग में बिठा लिया है और ये उनका वहम है। उनका डर उनके सामने गालिब आ गया है। आप समझदार हैं, क्यों किसी आमिल को साथ नहीं ले जाते? आपको पता है हाशिम फार्म हाउस कितना मशहूर है, कोई भी वहां ऐसे ही नहीं रहता। ये सब अफवाहें हैं। किसी अल्लाह वाले से मिलो और उन्हें साथ ले जाओ। तौकीर साहब ने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन फहद ने कहा, नहीं बाबा, आप वहां मत जाओ। हम जो कुछ देख कर आ रहे हैं वो हमारा वहम नहीं है। हमें इन चीजों पर यकीन नहीं था। हम तो एडवेंचर के लिए गए थे, लेकिन वो एडवेंचर इतना डरावना हो सकता है हमने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर बाद तौकीर साहब ने फोन किया और एक आदमी से बात की। उन्होंने कहा, मुझे किसी अच्छे आमिल साहब का पता चाहिए। मुझे अपने नए फार्म हाउस पर जाना है। वहां कुछ गड़बड़ है। रात को मेरे बेटे और उसके दोस्तों के साथ कुछ पुरअसरार वाकयात हुए हैं। वो सब बहुत डर गए हैं। उस तरफ से आदमी ने कहा, जी साहब, मैं जल्द ही किसी को ढूंढकर आपको बताता हूं। पूरे घर में खामोशी छा गई थी और एक डर महसूस हो रहा था। वो रात फहद की आंखों में अभी भी घर किए हुए थी। वो बार बार सबको कह रहा था कि वहां मत जाओ, सारे पैसे जो दिए हैं वो भूल जाओ, लेकिन वहां जाकर कुछ भी ऐसा मत करो। लेकिन तौकीर साहब ने कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, जब आमिल साहब जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। अगर सच में वहां कोई जिन, भूत या कोई नादीदा मखलूक है तो कम से कम उसे निकालने की कोशिश तो करनी चाहिए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद कर ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। तकरीबन 2 घंटे बाद तौकीर साहब ने फहद और उसकी अम्मी को बताया कि एक आमिल मिल गए हैं। मैं अभी ऑफिस से उन्हें लेकर फार्म हाउस जा रहा हूं। शाम तक आ जाऊंगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना। फहद ने कहा, बाबा आप भी अपना ख्याल रखना और वहां किसी कमरे में अकेले मत जाना। ठीक है बेटा, कहकर वो चले गए। बाद में अली कहता है कि फहद ने मुझे बताया कि जब बाबा उस आमिल को लेकर फार्म हाउस गए तो आमिल साहब वहां जाते ही कुछ वज़ाइफ पढ़ते रहे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कोई आवारा मखलूक है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। उन आमिल साहब ने कई घंटों तक वज़ाइफ पढ़े, फार्म हाउस के हर कोने में जाकर दम किया। आखिरकार उन्हें उस मखलूक का सुराग मिल गया। फार्म हाउस के एक हिस्से पर बहुत ज्यादा परेशानी थी। वो एक आवारा चुड़ैल थी जिसका ठिकाना उस पुराने फार्म हाउस पर था, जो किसी भी इंसान की मौजूदगी वहां बर्दाश्त नहीं करती थी। फिर जो आमिल साहब थे उन्होंने उस पूरे हिस्से को हिसार बांधा और उसे कैद करने के लिए तावीज लिखना शुरू किया। तावीज लिखते वक्त फार्म हाउस की दीवारों से डरावनी चीखें गूंज उठीं। वो चीखें बहुत भयानक थीं। बाद में उन आमिल ने उस तावीज में उस ताकतवर मखलूक को कैद कर लिया और फहद के बाबा को बताया कि इसे पुराने कब्रिस्तान में दफनाना होगा। रात के 12 बजे से पहले पहले दफनाना होगा, वरना ये मखलूक फिर से आज़ाद हो जाएगी। ये तावीज की कैद से निकल जाएगी। इस तावीज को हमें 2 पुरानी कब्रों के बीच जमीन में दफनाना होगा ताकि ये मखलूक यहां से हमेशा के लिए चली जाए। फिर दोनों वहां से निकल पड़े। तौकीर साहब उस आमिल के साथ कराची के पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे। वो कब्रिस्तान बहुत कदीम और पुराना था। वहां उन्होंने पुरानी कब्रों के सुराग ढूंढने शुरू किए। फिर आमिल को पता चल गया कि कौन सी पुरानी कब्रें हैं। उन कब्रों के बीच आमिल गए और वज़ाइफ पढ़े। तौकीर साहब को कहा कि इस तावीज को अपने हाथों से जमीन में दफना दो। उन्होंने थोड़ी जमीन खोदी और उस तावीज को वहां दफना दिया। फिर आमिल ने कहा, अब पीछे मुड़कर मत देखना, चुपचाप मेरे पीछे पीछे कब्रिस्तान से बाहर आओ। फहद के बाबा कहते हैं कि जब वो कब्रिस्तान से निकल रहे थे तो पीछे से एक पुरअसरार चीख सुनाई दी।
वो उस मखलूक की आखिरी चीख थी जो उस कब्रिस्तान में दफना दी गई थी। उसके बाद आमिल ने कहा कि 3 दिन तक इस फार्म हाउस को ऐसे ही बंद रखना है, कोई भी वहां नहीं जाएगा। चौथे दिन मैं आपके साथ आऊंगा और वहां दोबारा हिसारबंदी करूंगा। उसके बाद इस फार्म हाउस को धोकर साफ किया जाएगा और कुरान की तिलावत की जाएगी ताकि दोबारा कोई भी मखलूक यहां ठिकाना ना बना सके। तौकीर साहब घर आए और सबको ये बातें बताईं। वो कह रहे थे कि जब मैं उस कब्रिस्तान में उस कब्र के बीच तावीज़ दफना रहा था तो मेरा कंधा और हाथ बहुत भारी हो गया था। मेरी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, मेरा जिस्म कांप रहा है। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। फहद ने पूरी कहानी बिलाल और अली को बता दी। फिर 3 दिन बाद तौकीर साहब दोबारा उस आमिल के साथ फार्म हाउस गए। वहां जाकर आमिल साहब ने वज़ाइफ पढ़े और हिसारबंदी की। अब उस फार्म हाउस से उस मखलूक का ठिकाना खत्म हो चुका था। फिर फार्म हाउस को धोकर साफ किया गया, वहां कुरान की तिलावत हुई। उसके बाद उस फार्म हाउस से उस मखलूक का ठिकाना हमेशा के लिए खत्म हो गया। फार्म हाउस में सुकून आ गया और फिर किसी को भी वहां कोई नादीदा मखलूक महसूस नहीं हुई। लेकिन आज भी लोग हाशिम फार्म हाउस के पास से गुजरते वक्त एक अजीब सी कांप महसूस करते हैं। उन रातों का डर अभी भी उनके अंदर बाकी है। जो वहां से गुजरते हैं वो महसूस करते हैं। उस वाकये के बाद भी फहद फार्म हाउस पर नहीं गया। अली कहता है कि फहद हमेशा उस फार्म हाउस से फासला बनाकर रखता था। उसकी फैमिली के लोग, उसके रिश्तेदार उस फार्म हाउस पर जाते थे। एक बार उन्होंने जबरदस्ती फहद को भी वहां ले गए, लेकिन फहद की वहां फिर तबीयत खराब होने लगी। वो कहता था, मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि वो मौजूदगी अभी भी मेरे आसपास है। मुझे अभी भी वो ठंड अपने जिस्म में उतरती महसूस होती है। चाहे ये उसका वहम हो, लेकिन वो डर उसके दिल और दिमाग में घर कर गया था। अली ने हमें ये पूरी कहानी बताई कि इस तरह उसके दोस्त के फार्म हाउस पर यह सब हुआ। जब हमने अली से ये कहानी सुनी तो हमने अली से पूछा कि क्या हम उस फार्म हाउस को बाहर से देख सकते हैं। अली ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर हम सब एक शाम गाड़ी में बैठकर उस तरफ निकल पड़े, उस पुराने वीरान हाशिम फार्म हाउस की तरफ जहां मेरे कजिन ने वो डरावनी रात गुजारी थी। जब हम उस फार्म हाउस के करीब पहुंचे और गाड़ी खड़ी की, हमने वो फार्म हाउस देखा। सच में वो फार्म हाउस बहुत महंगा लग रहा था। हालांकि वहां से आमिल साहब ने उस मखलूक को निकाल दिया था, लेकिन उस मखलूक का डर और साया अभी भी वहां महसूस होता था। ये थी मेरे कजिन की कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। दोस्तों, बात यह है कि बिल्कुल सही है। कुछ जगहें, कुछ इमारतें, कुछ हवेलियां, कुछ फार्म हाउस लोग सिर्फ बिजनेस के मकसद से बनाते हैं। ना तो वो लोग वहां जाते हैं और ना ही वो जगहें आबाद करते हैं। बाद में जब ऐसे बिजनेसमैन वो जगह खरीदेंगे तो उनके साथ भी ये हालात हो सकते हैं। हालात ऐसे भी होते हैं कि हसद में कुछ लोग ऐसी जगहों पर जादू टोने करवा देते हैं या फिर जादू के जरिए कुछ मखलूकात को भेजते हैं, जिस वजह से वो जगहें और भी खराब हो जाती हैं और फिर कोई भी ऐसी इमारतें आबाद नहीं कर सकता। जब भी आप लोग कोई चीज खरीदें, कोई भी अपनी कामयाबी हो, तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीजों को जब इंसान हालात में लेना चाहता है तो कुछ लोग हसद भी करते हैं, और हसद इतनी अजीब बीमारी है कि इंसान किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा अल्लाह से रहमत मांगनी चाहिए। और अगर किसी इमारत के बारे में, किसी जगह के बारे में आप ऐसी कहानियां सुनते हैं कि लोगों का वहां तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, वहां किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जो मामूली नहीं था, तो उन चीजों को कभी मजाक या गलत फहमी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस जगह से गुजरने वाले हकीकत से आगाह होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं, जब आप लोग मेरी कहानियां पसंद करते हैं। इसी तरह प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप लोगों को आज की हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ है तो मुझे जरूर बताएं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ता हूं और उनका जवाब देने की कोशिश भी करता हूं। इंशाअल्लाह आप लोगों से परसों फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरी बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। पूरे पाकिस्तान के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों, खुदा हाफिज।